नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको देश दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़ी खबरों के तह तक ले जाएंगे, उसके हर पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की, जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा हो चुका है। हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों अचानक श्रीलंका का ये हाल हुआ कि हंसता खेलता श्रीलंका आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे अपने देश की ओर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर पंजाब में ये बार फिर माहौल खराब करने की क्यों कोशिश हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब को खंडित करके खालिस्तान के नाम पर एक बार फिर पुराने हालात में लाने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद ताजमहल के बाद आखिर कुतुब मीनार को लेकर क्या बवाल चल रहा है, ये हमारा आज का तीसरा मुद्दा होगा। देश में आखिर मुट्ठी भर लोग कैसे मंदिर, मस्जिद, ऐतिहासिक इमारतों को लेकर लगातार विवाद पैदा करने में जुटे हैं, इस खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारा आखिरी मुद्दा जन सरोकार यानी आपसे और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी महंगाई। लगातार महंगाई की मार जारी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस महीने खुदरा बाजार में महंगाई 12% तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी आंकड़ा आने में एक दिन का वक्त बचा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम दुनिया से आज अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका चलेंगे। वहाँ क्या हालात हैं इसका जायजा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3-4 सालों से श्रीलंका इस कदर बर्बाद हो गया। आखिर क्यों श्रीलंका आज पूरी तरह से जल रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ट्विटर पर आ गए हैं। चुनाव के वक्त बयानबाजी को लेकर ट्रंप को ट्विटर से हटा दिया गया था। ट्विटर पर मस्क के कब्जे के बाद से ही ये माना जा रहा था कि ट्रंप एक बार फिर सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होंगे। चलिए, अनुमान सही निकला और ऐसा ही हुआ। अब ट्रंप एक बार फिर ट्विटर पर आ गए हैं। क्या कुछ गुल खिलाते हैं इस सोशल प्लेटफॉर्म पर, यह देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका से ही एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन को अमेरिका ने $30 अरब का सहयोग करने का ऐलान कर दिया है। खबर तो ये भी आ रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल भी इन दिनों आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। वहाँ भी हालात थोड़े डांवाडोल हो रहे हैं। नेपाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध जयंती के मौके पर जाने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़े घटनाक्रम दुनिया की जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, श्रीलंका के लगातार खराब होते हालात को हमने आज अपना पहला मुद्दा बनाया है। आज श्रीलंका में पूरी तरह से तबाही का मंजर है। हर तरफ उग्र प्रदर्शन का दौर जारी है। महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद खुद को बचाना मुश्किल हो गया है। लोगों का हुजूम महिंद्रा राजपक्षे का पीछा कर रहा है। वो छुपते फिर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी फिलहाल फरार चल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों कहीं गोपनीय जगह पर शरण ले रखे हैं। चर्चाएं अचानक इस बात को लेकर भी काफ़ी तेज हो गई थी कि दोनों भारत में शरण ले लिए हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है। आज हालात बिल्कुल साफ है। श्रीलंका पूरी तरह से गृह युद्ध में झुलस रहा है। अलग अलग हिंसक झड़प में करीब 300 से ज़्यादा लोगों के घायल होने और करीब 1 दर्जन लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। कई मंत्रियों के घर उग्र लोगों ने फूंक दिए हैं। एक सांसद की भी हत्या हो चुकी है इस मामले में। इस बीच जो ये खबर आई थी कि उग्रवादियों को देखते ही गोली मार दी जाएगी, सेना ने इस खबर का खंडन किया है। श्रीलंका में कर्फ्यू लगा हुआ है। जगह जगह सेना, पुलिस और आम आदमी के बीच झड़प का दौर जारी है। आखिर हालात इस कदर कैसे खराब हो गए श्रीलंका के? वहाँ की सरकार के आखिर वो कौन से फैसले रहे जिससे श्रीलंका बर्बादी के कगार पर पहुँच गया है, दिवालिया हो गया है? आगे हम इस पर चर्चा करते हैं।
इसके पहले जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि श्रीलंका के बर्बादी के कौन से मुख्य कारण हैं। हमने 4 अहम कारण निकाले हैं। पहला तो ये कि श्रीलंका ने बगैर किसी रणनीति के चीन से भरपूर कर्ज लिया। कर्ज के पैसे का जमकर दुरुपयोग किया राजपक्षे सरकार ने। कोरोना काल में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट, यह श्रीलंका की तबाही का दूसरा बहुत बड़ा वजह रहा है। और तीसरा, राजपक्षे सरकार के जीएसटी में 6% की कटौती का ऐलान। यह चुनावी वादा था, राजपक्षे ने ऐसा कर दिखाया। और आखिरी कारण जो पूरे विश्व में मंदी की वजह बन रहा है, रूस यूक्रेन में जारी युद्ध। श्रीलंका भी इसे अछूता नहीं रहा। अब देखिए ना, श्रीलंका की इस तबाही का कारण जानकर राजपक्षे सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि श्रीलंका के जो हालात रहे वो सरकार के नकारापन की वजह से हुई है। महिंद्रा राजपक्षे सरकार ने लगातार चीन से महंगे ब्याज दर पर खूब कर्ज लिया। कर्ज का हालत यह है कि श्रीलंका पर करीब $7.5 अरब का कर्ज है, यानी करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपए में अगर इसका आकलन करें तो। इसमें से चीन का हिस्सा करीब 60% है, $5 अरब, यानी करीब 37,000 करोड़ की देनदारी श्रीलंका के चीन पर है। अब ये समझिए कि श्रीलंका की सरकार ने इस कर्ज से 3 बड़ी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए थी बगैर किसी प्लानिंग के। पहला, हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना। सरकार के नकारेपन से इस परियोजना में 6 वर्षों में ही $30 करोड़ पानी में डूब गया है। 2010 की ये परियोजना थी, 6 साल में $30,000 करोड़ बर्बाद हो गया। आखिरकार 2017 में मजबूरी में औद्योगिक विकास से जुड़े इस परियोजना को श्रीलंका ने चीन के हवाले कर दिया। दूसरी परियोजना थी राजपक्षे एयरपोर्ट का विकास। 20,000 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बनाया गया था, पूरी तरह से धराशायी हो गया। इनकम की बात तो अलग, हालत इस कदर यहाँ पर इस परियोजना का बदतर हुआ कि एयरपोर्ट के बिजली बिल के बकाये का भुगतान करने का भी धन यहाँ से नहीं कमाया जा चुका। ये सब राजपक्षे सरकार की नाकामी है, बड़ी नाकामी है। अब देखिए श्रीलंका पर जो चीन के अलावे जिन जिन देशों या संगठनों की देनदारी है, या यूं कहें कि जो 54,000 करोड़ का जो कर्ज है, उसमें किस देश से श्रीलंका ने कितना कर्ज हासिल किया है, इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने इस रुपयों से कमाई का कोई जरिया खड़ा नहीं किया, सिर्फ कर्ज लेना ही तत्कालिक अपना समाधान निकाला राजपक्षे सरकार ने। हालात ये हो गए कि जब आप किसी से कर्ज लेते हो तो उसे चुकाने की भी व्यवस्था करनी होती है, लेकिन श्रीलंका में राजपक्षे सरकार की कोई रणनीति नहीं रही। इसकी वजह से कर्ज के सारे पैसे डूबते चले गए। ये बहुत बड़ी वजह रही श्रीलंका की तबाही की। अब जरा देखिए इन आंकड़ों को, चलते हैं आंकड़ों पर, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जहाँ तक चीन की बात की जाए, चीन से श्रीलंका ने 10% कर्ज लिया हुआ है। अन्य देशों की बात की जाए तो तकरीबन 9% कर्ज अन्य देशों से श्रीलंका हासिल किया है। इसके अलावे दूसरे अन्य मदों की भी बात कर ली जाए, हम विश्व बैंक की बात कर लें तो 9% कर्ज श्रीलंका विश्व बैंक से ले चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13% कर्ज श्रीलंका के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसके अलावा बात की जाए अन्य जो सोर्सेज हैं खुले बाजार से, उसे करीब 47% कर्ज श्रीलंकन सरकार ने ली। यानी हर तरफ केवल कर्ज ही कर्ज। उसके उगाही का, उसकी देनदारी का कोई पुख्ता बंदोबस्त राजपक्षे सरकार ने नहीं की। इसीलिए ये आरोप लग रहा है कि दोनों भाइयों ने
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया और उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका को पूरी तरह से तबाही के कगार पर छोड़ दिया है। इसके अलावा बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है श्रीलंका में कोरोना काल में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कम आमद होना। यानी ये संख्या इतनी कम हो गई क्योंकि पर्यटक जो है श्रीलंका का बैकबोन माना जाता है। अब आंकड़ा देख लीजिए आप, 2018 में करीब 23 लाख लोग यहाँ पर आए, 2019 में ये आंकड़ा पर्यटकों का 19 लाख पहुँचा। गिरावट लगातार हो रही है, 2020 में ये 5 लाख और 2021 यानी पिछले साल करीब 2 लाख तक ही ये संख्या सिमट कर रह गई। तो आय का एक बहुत बड़ा जरिया जो था पर्यटन के जरिए, उसमें भी श्रीलंका बिल्कुल पिछड़ता चला गया। अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाही के कगार पर खड़ी हो गई। पर्यटन उद्योग श्रीलंका का पूरी तरह से तबाह हो चुका है। महिंद्रा राजपक्षे ने चुनाव के वक्त ऐलान किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी जीएसटी में वो बड़ा बदलाव करेंगे। बड़ा बदलाव उन्होंने क्या किया, 14% से ये जीएसटी घटा करके 8% कर दिया, यानी 6% घटाने का ऐलान किया। इसका सीधा असर राजकोष पर देखने को मिला। जो राजस्व प्राप्ति होनी थी वो काफ़ी कम रह गया। सरकार के आय के साधनों का छिन्न भिन्न होना श्रीलंका के राजस्व को बिल्कुल तबाह कर गया। आंकड़ा बिल्कुल सामने है। 2017 में जो राजस्व करीब 11 अरब डॉलर रहा, वो इन कारणों से, जो मैंने 4 कारण बताए, उससे घटकर पिछले साल तक केवल 6.5 अरब डॉलर सिमट गया। 2022 में तो हालात और भी खराब है। यानी श्रीलंका की बर्बादी की पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी 2021 से ही। अब तो राजकोष खाली पड़ा है, महंगाई अपने चरम पर है, हर तरफ उग्र आंदोलनों का श्रीलंका में दौर जारी है। ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे हो चुका है। राष्ट्रपति नज़र नहीं आ रहे हैं हालात को काबू में लाने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों गोपनीय जगह पर शरण लेकर के बैठे हुए हैं कि जनता के जन आक्रोश का कहीं उनको खामियाजा न भुगतना पड़े। हालांकि ऐसे हालात में भी भारत ने आश्वस्त किया है श्रीलंका को कि हालात सामान्य करने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हालात को देखकर तो यही लगता है कि फ़िलहाल सब कुछ सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने देश और चर्चा करेंगे कहीं खालिस्तान का जिन्न एक बार फिर पंजाब को तबाह न कर दे। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत, आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले के कार्यक्रमों में मैंने कई बार इस बात की आशंका जताई थी कि कुछ अलगाववादी ताकतों से देश की संप्रभुता को खतरा होने वाला है। और पंजाब में जो कुछ हो रहा है, इससे हमारे उस वक्त के तर्क को कहीं ना कहीं बल मिलता है। पहले पंजाब में खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर सड़कों पर जमकर उत्पात, और अब मोहाली के खुफिया शाखा के मुख्यालय पर विस्फोटक से हमला किया जाना एक ऐसी आशंका को जन्म दे रहा है जो देश के लिए सुखद नहीं हो सकता है। जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। कुछ बड़े अहम इनपुट भी पंजाब पुलिस और एनआईए को मिले हैं, लेकिन समझिए काफ़ी मुश्किलों से इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर इस पूरे क्षेत्र से आतंकवाद को खत्म करने में सफलता हासिल की थी। इंदिरा जी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। पंजाब एक बार फिर खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ पाया था, लेकिन अचानक एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आने से जानकार चिंतित हैं। जानकार मानते हैं कि एक बार फिर पंजाब को अस्थिर करने की अलगाववादी ताकतें कोशिश कर रही हैं।
जो इनपुट मिल रहा है आईबी के हवाले से, उसके मुताबिक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक आतंकी समूह बना लिया है जिसे लश्कर खालसा का नाम दिया गया है। आईबी का जो इनपुट है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि LEK नाम से इस संगठन ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप भी बना लिया है। इसके जरिए पाकिस्तान की कोशिश है कि पंजाब में अस्थिरता पैदा की जाए। अभी हाल ही में देश में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा के कुछ लोगों को करनाल से विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी साल 29 अप्रैल को पटियाला और उसके आसपास खालिस्तान के झंडे लगाने का मामला भी सामने आया था। और अब मोहाली में जो कुछ हुआ इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। हालांकि अभी तक अलगाववादी ताकतों से हमारा देश बेहतर तरीके से निपट रहा है, जिससे कोई बड़ा वाकया देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन समझना होगा कि चाहे पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार, पंजाब में पुराने हालात न पैदा हो, इसके लिए एक बेहतर समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के सह पर चाहे जो आतंकी संगठन बने हो या बनाने की कवायद चल रही हो, उसके इरादों को नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने तीसरे मुद्दे पर। मुद्दा सुर्खियों में है, आप भी जानते होंगे, फिर भी आपको याद दिलाता हूँ। पहले ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं मत। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भाई अजीबो गरीब हालात है देश का। ऐसे ऐसे विवाद चर्चा का विषय बन गया है कि सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ताजमहल को लेकर तेजो महालया का शगुफा का दौर जारी है। अदालत तक मामला पहुंच चुका है। अभी तक इस मामले में 2 पिटीशन अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं। मांग की जा रही है कि ताजमहल के बंद कमरों को खोलकर सर्वे कराया जाए, शायद उसमें किसी शिव के मंदिर का अवशेष हो। ये मामला अभी चल ही रहा है। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल ही रहा है कि कुतुब मीनार को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। विवाद अपने चरम पर है। मांग की जा रही है कि कुतुब मीनार का नाम बदल करके विष्णु स्तंभ किया जाए। भगवान बचाए ऐसे विवादों से। कुछ मुट्ठी भर लोग कुतुब मीनार के पास पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। जितनी ऊर्जा हनुमान चालीसा पढ़ने में नहीं लगी, उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा खबरिया चैनलों पर बाइट देने में इन लोगों का खर्च हो गया होगा। यहाँ मौजूद मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि ये हिंदू मंदिर का हिस्सा रहा है और इस मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद तामील कर दी गई। यह बिल्कुल अवशेष के रूप में मौजूद है। आप कुतुब मीनार गए होंगे, देखा होगा। अब उसको भी ध्वस्त करके यहाँ पर फिर से मंदिर बनाने की मांग चल रही है। चलिए देखा जाएगा। अब इसे पुराने रूप में वापस लाए जाने की मांग हो रही है। हो सकता है कि अदालत तक ये भी मामला पहुँचे। मामले को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो दिल्ली की बीजेपी इकाई ने एक और नया शगुफा छोड़ दिया लगे हाथों। कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात चल ही रही थी कि दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह ऐलान कर दिया कि मुगल शासकों के नाम पर जितनी सड़कें हैं सबका नाम बदल दिया जाना चाहिए। मसलन शाहजहां रोड का नाम विपिन रावत रोड कर दिया जाए, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड कर दिया जाए, हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया जाए। सारे मामले एक के बाद एक अदालत पहुंच रहे हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई जारी है। मथुरा के शाही मस्जिद विवाद पर भी सुनवाई जारी है।
ताजमहल का मामला भी अदालत में है। अब देखते जाइए और कौन कौन से मस्जिद का विवाद अदालत तक पहुंचता है। इन सब के बीच हिंदूवादी संगठनों की बाढ़ भी आती जा रही है लगातार, और इन हिंदूवादी संगठनों को बीजेपी सरीखे बड़े दलों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। मुझे अदालत की कार्रवाई से कोई गुरेज नहीं है, और न ही मेरा हक हो है और न ही मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है कि मैं अदालत के किसी भी कार्रवाई पर टिप्पणी कर सकूं। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि अदालत से जो फैसले आए, कहीं ऐसी ताकतें देश का माहौल उस फैसले से पहले ही खराब न कर दें। चिंता इस बात की है कि कहीं सालों से बने हमारे समाज का ताना बाना ऐसे प्रयासों से छिन्न भिन्न न हो जाए। चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं क्या होता है ऐसे मामलों का हश्र। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद विवादों से निकलकर हम आपके सरोकार से जुड़े हम मुद्दे पर बात करेंगे महंगाई की। अभी खुदरा बाजार का क्या हालात है और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत, आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में महंगाई का दौर जारी है। माना यह जा रहा है कि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने यानी मई में खुदरा बाजार में महंगाई करीब 12% तक बढ़ोतरी दर्ज करा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें ने महंगाई को बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। ये तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब सामानों की ढुलाई महंगी होगी तो खुदरा बाजार का जो रुख होगा वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी के जेब पर बोझ डालने वाला होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल इन सारे चीज़ों का निर्धारक है कि जो ढुलाई है वो कितना महंगा होता है या कितना सस्ता होता है। एक आंकड़ा लाया हूँ आपके लिए, ज़रा पहले इस पर एक नज़र डाल लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ। हमने अलग अलग सोर्स से ये आंकड़ा निकाला है, जिसमें अगर पिछले साल की तुलना में मौजूदा महीने यानी मई 2021 और मई 2022 का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो साफ पता चलता है कि आम आदमी के लिए जीवन यापन अब धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। हमने कुछ चुनिंदा सामानों का आंकड़ा आपके लिए रखा है जिसका सरोकार लगभग हर घर से होता है। वैसे तो आंकड़े तमाम हैं, लेकिन उन चुने हुए सामानों पर ही हम चर्चा करेंगे। वैश्विक आर्थिक तंगी से बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है, महंगाई उसका एक हिस्सा है। अब आप देख लीजिए, मई 2021 और मई 2022 में मसूर दाल की बात की जाए तो तकरीबन 15% दरों में इजाफा हो गया है। सरसों के तेल पिछले साल और इस साल की तुलना में आप 13 रुपये ज़्यादा चुका रहे हैं, यानी 13% का इजाफा हो गया है। मूंगफली तेल की बात की जाए तो इसमें भी करीब 6% का इजाफा हुआ है। सोया तेल में 15% का इजाफा हो चुका है। चीनी हर घर की ज़रूरत है, ये करीब 4% का इजाफा हो चुका है इनके दरों में। सब्जियों में हमने दो चीज़ों को लिया है, आलू और टमाटर, चूँकि दोनों अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आलू पिछले साल की तुलना में 26% ज़्यादा महंगी है, टमाटर करीब 113%। दरअसल इस मुद्दे को आज मैंने इसलिए लिया है कि चुनौतियों के बीच हमारा ध्यान कहाँ है। आय के साधन बढ़ नहीं रहे हैं, लोगों के पास सीमित संसाधन है, आय के सीमित साधन है आय के बावजूद इसका निवारण करने का कोई प्रयास देखने को नहीं मिल रहा है। आरबीआई ने रेपो रेट में भी इजाफा कर दिया,
जो कर्ज हमने बैंकों से लिए थे उस पर अब हमको ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इन सब से अलग हट करके देश में केवल चर्चा चल रही है मंदिर मस्जिद विवाद की, कहीं अजान लाउड स्पीकर की, कहीं हनुमान चालीसा की। कुछ संगठन लाउड स्पीकर बंद कराने पर जुटे हुए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 34 करोड़ डॉलर की कमी आई है। हालांकि अभी देश के पास रिकॉर्ड 600 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार है। ये एक सुकून की बात है। बावजूद इसके हमारी सरकारें लोगों को राहत देने की बजाय ऐसे उलझुल विवादों में उलझी हुई हैं। हर दिन कहीं ना कहीं देश के किसी हिस्से में विवादों का दौर जारी है। माहौल खराब किया जा रहा है। विरोधी दल हर मंच से ये चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ही ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का माहौल बनाने में जुटी हुई हैं राज्य सरकारें। जहाँ जहाँ चुनाव होना है या जहाँ चुनाव हो गया है, या विरोधी दलों का साफ तौर पर आरोप है कि जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ इस तरह के मामले ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। इस महंगाई के बोझ को उठाने की ताकत हर कंधे में हो, इसकी ओर फिलहाल किसी का ध्यान नहीं है। बहरहाल आप भी अपने घर का बजट देखिए, हम भी देखते हैं कि इस महंगाई की मार से कैसे परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। देश के सामने महंगाई एक चुनौती है और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो निम्न मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है उसको कैसे राहत दिया जा सके। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना फीडबैक हमारे फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।